हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और अगर आपको हमारा पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल डेली डोज ज्वाइन कर सकते हैं और उसके साथ ही हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स 30 अप्रैल का। शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इंपॉर्टेंस डे रिवाइज कर लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए रिवाइज करते हैं इंपॉर्टेंस डे। तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। 2 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हंगर फॉर वर्ड्स। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी टुगेदर फॉर माइन एक्शन। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी इंडियन ओशन एंड ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट पीस के दिवस मनाया गया था। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल इसकी थीम थी। इसके साथ ही 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया और 11 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पालतू दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार की 101वीं वर्षगांठ मनाई गई। साथ ही 13 अप्रैल को ही भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस मनाया। 14 अप्रैल को वर्ल्ड चेगार डिसीज डे मनाया गया। तो 14 अप्रैल को ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की 129वीं जयंती मनाई गई। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया, विश्व कला दिवस। और 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी फोकस ऑन योर वॉइस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी गेट इन्वॉल्व्ड। और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। विश्व धरोहर की थीम थी साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। और इसके साथ ही 19 अप्रैल की विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाया गया। साथ ही 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस मनाया गया। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी क्लाइमेट एक्शन। ठीक। 22 अप्रैल को प्रशासनिक पेशेवर दिवस मनाया गया और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी शेयर आई स्टोरी। 23 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा दिवस भी 23 अप्रैल को मनाया गया। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया और 24 अप्रैल को ही शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ठीक। 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी रिच फॉर गोल्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट्स। ठीक। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस मनाया गया और साथ ही 28 अप्रैल को श्रमिक स्मारक दिवस मनाया गया। ठीक। तो दोस्तों, ये तो था हमारा इम्पोर्टेंस डेज के रिविजन्स थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेज थे। अब उसके बाद हम करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि देश का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने 29 अप्रैल 2020 से पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है। ठीक है, वह पहला राज्य है जिन्होंने पेट्रोल उत्पादों पर उपकर लगाया है, वह है नागालैंड। ठीक है, सी आंसर सही है। नागालैंड ने राज्य सरकार ने नागालैंड ने पेट्रोल पर 6 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर के उपकर लगाया है। कोविड-19 की तरफ से की वजह से उपकर लगाया है पेट्रोलियम उत्पादों पर। ठीक है, पेट्रोल पर 6 रुपए और डीजल पर 5 रुपए के। उसके साथ ही जो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, उसके सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर है आर.एन. रवि। ठीक, ये था हमारा जिसने उपकर लगाया वह राज्य है नागालैंड, जिन्होंने उपकर लगाया पेट्रोलियम उत्पादों पर। ठीक है, उसके साथ आगे का क्वेश्चन है
भारत सरकार ने मिड डे मील योजना के अंतर्गत खाना पकाने की लागत के वार्षिक केंद्रीय आवंटन में लगभग कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 8100 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। ठीक है, मिड डे मील योजना के तहत भारत सरकार ने 11% बढ़ोतरी करते हुए 8100 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। ठीक है, यह जो मिड डे मील योजना है, स्कूलों में पढ़ाई कर रहे बच्चों क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को यह शामिल किया गया है, जिन्हें मिड डे मील योजना के तहत भोजन प्रदान किया जाता है। ये जो मिड डे मील योजना है, यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग योजना है, प्रोग्राम है। ठीक है, जो इंडिया में चलाया जाता है, और यह मध्याह्न भोजन योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, 2013 में से शुरू किया गया था मिड डे मील योजना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य में सिट्रोबायोसील्ड टनल की स्थापना की गई। ठीक है, सिट्रोबायोसील्ड टनल की स्थापना की गई है, वह राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, डी आंसर सही है। आंध्र प्रदेश में इस सिट्रोबायोसील्ड टनल की स्थापना की गई है, और आंध्र प्रदेश कलेक्टर कार्यालय ने कहा कि इससे कोरोना वायरस के प्रसार में नियंत्रित करने में कोरोना वायरस को जो प्रसार है उसको कंट्रोल करने में सिट्रोबायोसील्ड टनल की मदद मिलेगी। ठीक, इससे मदद मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने 2021 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भारत के लिए अपने आर्थिक विकास को पूर्वानुमान को फिर से संशोधित कर जीडीपी वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की कटौती की। ठीक है, फिच ने इसकी कटौती की 0.8%। ठीक है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने हाल ही में भारत की जीडीपी 0.8% की कटौती कर दी। ठीक है, फिच ने समूह की कंपनी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंडिया में के 1.9% के अनुमान के विपरीत इसे बताया है, 0.8 कर दिया है। और उसके साथ ही ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने 2021 और 22 के लिए इसके विकास दर 6.7% बताया है। ओके, और इसके साथ ही इसके फिच के हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट, और इसके प्रेसिडेंट फिच रेटिंग के प्रेसिडेंट हैं ऑन लेनिन। ठीक है, उसके साथ ही और एजेंसियों ने इसका अनुमान लगाया था जीडीपी के दर इंडिया की, उसके आईएमएफ ने 1.9% बताया है, वर्ल्ड बैंक ने इसका 1.5 से 2.8% बताया, और क्रिसिल ने इसको 1.8% बताया है। ठीक है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इंदिरा भारत के वृद्धि दर अनुमान को घटाकर 1.9% किया है। ठीक है, वही मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने इसके भारत की ग्रोथ को 2021 में 6.2% रहेगी ऐसा अनुमान लगाया है, और हाल ही में उन्होंने 2.2% रहेगा 2020 के इसकी वृद्धि दर जीडीपी की 2.2% बताया है मूडीज ने, और 21 में इसकी ग्रोथ रेट को 6.2% बताया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर सरकार ने निम्न में से किस टेक कंपनी के साथ 2 CIITS सेटअप करने का MOU साइन किया है। ठीक है, वह कंपनी है, वह टेक कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये आंसर सही है। टाटा टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने मिलकर यह सेटअप साइन तैयार किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर 2 CIITS सेटअप करने के लिए MOU के साथ साइन किया है। ठीक है, ये दोनों संस्थान जम्मू और बारामूला में स्थित है। तो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है जम्मू और बारामूला में, वहां स्थापित किया जाएगा CIITS का सेटअप। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के कैपिटल है श्रीनगर, और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू, और इसके हाई कोर्ट के जस्टिस है, जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के जस्टिस हैं गीता मित्तल जी। ठीक, इसके साथ ही यहाँ कुछ नेशनल पार्क भी है। हेमिस नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क भी है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डचिंगम नेशनल पार्क। ठीक, तो था जम्मू कश्मीर के बारे में। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा है,
निम्न में से किसने कोविड-19 के फैलाव को रोकने और अस्पतालों में काम करने वाले नर्स एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमित होने से बचाने के लिए HCARD नामक रोबोट तैयार किया है? ठीक है, HCARD नामक रोबोट तैयार किया है CMERI, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस रोबोट को तैयार किया है। सी आंसर सही है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च ने इस रोबोट को तैयार किया है। और इसके साथ ही ये जो इसे तैयार करने वाला है पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस कोरोना रोगियों को इस रोबोट को तैयार किया है। इसका उद्देश्य है कि कोरोना रोगियों के पास दवा और जरूरी सामान इस रोबोट के माध्यम से पहुंचाया जाएगा और डॉक्टर्स ऑडियो विजुअल सिस्टम के माध्यम से मरीजों से बात कर सकेंगे और उनके स्वास्थ्य के बारे में उनकी जानकारी दे सकेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च के द्वारा बनाया गया रोबोट के बारे में। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुभारंभ किया? ठीक है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक राज्य मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुभारंभ किया है, वह राज्य सरकार है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने, जी आंसर सही है, आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरुआत किया है। वहां के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने जगन्नाथ विद्या योजना शुरुआत की। इसमें गरीब बच्चे उच्च शिक्षा हासिल कर पाए, इसके लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को रखते हुए जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना लागू की गई। और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन और कैपिटल है अमरावती। और इसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है JK महेश्वरी जी। ठीक है, और साथ ही यहाँ नेशनल पार्क है, यहाँ पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में, और राजीव गांधी जी के रामेश्वरम नेशनल पार्क नाम से जाना जाता है। ठीक है, और टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री सैलम। ठीक, ये तो था आंध्र प्रदेश के बारे में। और आंध्र प्रदेश की क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। ठीक है, तो हो गया आंध्र प्रदेश के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कोरोना वायरस बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? ठीक है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कोरोना वायरस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता की थी रशिया ने इसकी अध्यक्षता की थी। और विदेश मंत्री S जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कोरोना वायरस बैठक में हिस्सा लिया था। हमारे देश के थे विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस बैठक में हिस्सा लिया। और बैठक का आयोजन 5 सदस्य ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के संयुक्त प्रयासों से चर्चा किए जाते हैं। ठीक है, इसमें वायरस के मुकाबला किया जा सके इस और महामारी संबंधित स्पुतनिक के वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक परिणामों का दूर किया जा सके, इस पर चर्चा की गई थी। ठीक है, उसके साथ ही ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई और इसमें 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म है। ये 5 देश है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके साथ ही ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। ठीक है, उसमें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता पर हर साल BRICS क्रमानुसार सदस्य देशों में सर्वोच्च नेता द्वारा इसको किया जाता है। तो इसकी अध्यक्षता इस साल रशिया ने किया था, इसकी अध्यक्षता। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, 28 अप्रैल 2020 को प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ठीक है, इसकी सह अध्यक्षता की गई है जर्मनी और ब्रिटेन के द्वारा। जर्मनी और ब्रिटेन ने प्रथम वर्चुअल सबसे पहले 28 अप्रैल 2020 को प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 आयोजित किया गया। ठीक है, प्रथम वर्चुअल जलवायु संवाद पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र था। ये कौन सा सत्र था? 11वां सत्र था। और इसको मेजबानी 2010 से जर्मनी कर रहा है और इस साल जर्मनी और ब्रिटेन ने इसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। उसके साथ ही इसमें कुल 30 देशों ने इसमें भाग लिया था और इंडिया से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, हमारे देश इंडिया से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस संवाद में भाग लिए थे। ठीक, ये तो था
वर्चुअल पीसीएस जलवायु संवाद। उसके बाद है आगे का क्वेश्चन है एक्सिस बैंक लिमिटेड के ने जीवन बीमा क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए निम्न में से किस इंश्योरेंस कंपनी ने 30% हिस्सेदारी रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एक्सिस बैंक ने वह बीमा कंपनी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर 30% हिस्सेदारी रखने के समझौता किया है। ठीक है, उसके साथ ही एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, और एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी जी। ठीक है, उसके साथ ही मैक्स ग्रुप जो है वो उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और उसके फाउंडर और चेयरमैन है अनलजीत सिंह जी। ठीक, तो ये तो था मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है विश्व बैंक ने तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए भारत को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के बहुवर्षीय वित्तीय सहायता को मंजूरी दिया? ठीक है, भारत के लिए उन्होंने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बहुस्तरीय वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है विश्व बैंक ने। ठीक है, उसके साथ ही वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस, और इसके हेड है डेविड मालपास। ये तो था हमारा विश्व बैंक के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में। और आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड। एनिमल हेल्थ केयर हेस्टर बायोसाइंसेस लिमिटेड ने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है? ठीक है, वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने के लिए उन्होंने उसकी घोषणा की, उनके सहयोग की घोषणा की है। आईआईटी गुवाहाटी और हेस्टर बायोसाइंसेस को इस साल अंत तक उम्मीद है कि अंत तक जानवरों के अध्ययन में एक टीका तैयार हो जाएगा। ठीक है, उनकी उम्मीद है कि अंत तक वो इस साल के अंत तक जानवरों के अध्ययन में एक टीका तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ ही हेस्टर बायोसाइंसेस के सीईओ है राजीव गांधी, और उसके हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं खेल की तरफ। न्यूजीलैंड क्रिकेट वार्षिक पुरस्कार 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, न्यूजीलैंड क्रिकेट वार्षिक पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में टॉम लॉथम को चुना गया है। उसके साथ ही जो टीम सऊदी को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में चुना गया है, और क्रिकेट में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए इयान स्मिथ, जो कि पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज और कमेंटेटर है, इयान स्मिथ को उनके क्रिकेट में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए बर्ट सटक्लिफ मेडल से सम्मानित किया गया। ठीक है, किसको? इयान स्मिथ को उनके सर्वश्रेष्ठ सेवाओं देने के लिए बर्ट सटक्लिफ मेडल से सम्मानित किया गया है। अब ठीक है, उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने तुर्की के किस एथलीट को लंदन ओलंपिक खेलों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है? ठीक है, तुर्की के एथलीट हैं गुलकान विंगिर को गुलकान विंगिर को जो लंदन के एथलीट हैं उनको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने अयोग्य घोषित कर दिया है। ठीक है, उन्होंने उनका डोपिंग परीक्षण पॉजिटिव पाया गया था, इसलिए उनसे 3 साल के लिए हटा दिया गया है और अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और साथ ही वो जो क्या नाम है गुलकान मिंगीर 8 साल पहले महिलाओं की 3000 मीटर स्लिपटिस स्पर्धा में 27वें स्थान पर रही थी। ठीक है, तो था इस खेल के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है निम्न में से कौन से देश मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगी? ठीक है, वह देश है सर्बिया। 2021 में होने वाले विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगी, और इससे पहले भारत इस मेजबानी को करने वाला था। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की 2021 की मेजबानी भारत करने वाला था, लेकिन मुक्केबाजी महासंघ की मेजबानी की फीस नहीं भर पाने की वजह से उन्होंने यह
यह मना कर दिया, उसकी जगह पे अब सर्बिया इस विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2021 की मेजबानी करेंगे सर्बिया। ठीक है, तो ये तो था। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारतीय व्यवसायी दीपक अग्रवाल पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, आईसीसी ने दीपक अग्रवाल पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यह एक भारतीय व्यवसायी दीपक अग्रवाल जो कि 2018 में संयुक्त अरब अमीरात में जो T10 लीग में एक फ्रेंचाइजी के मालिक थे, कौन? दीपक अग्रवाल जी को उन पर 2 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। ठीक है, तो साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है नृत्यों की तरफ। हाल ही में हुडको ने एक सीएमडी का पद किसने संभाला है? ठीक है, हुडको के सीएमडी का पद संभाला है शिवदास मीना ने। भी आंसर सही है, शिवदास मीना ने हुडको के इस पद को 6 महीने की अवधि के लिए संभाला है। और उसके साथ ही उन्होंने 21 अप्रैल 2020 से इस पद में कार्यभार संभाल लिया है 6 महीने की अवधि के लिए। और आवास और शहरी विकास निगम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक में नियुक्त किया गया है। ठीक, उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किसे अपना अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? ठीक है, पीएनबी ने अपने हाउसिंग फाइनेंस के लिए नीरज व्यास, डी आंसर सही है, नीरज व्यास को अपने एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। जो नीरज व्यास जी हैं, इससे पहले जो संजय गुप्ता थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनकी जगह लेंगे गुप्ता जी ने। संजय गुप्ता ने जून 2010 से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया। उनकी जगह पे अब नीरज व्यास वहां के एमडी और सीईओ बनेंगे। ठीक है, और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की मुख्यालय नई दिल्ली में है और उसके चेयरमैन है एसएस मल्लिकार्जुन राव। ठीक, उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, डिक्सटी टेक्सटाइल और गोकुल दास इंटीमेटवियर ने किसे अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? ठीक है, उन्होंने नियुक्त किया है सुनील सेठी जी को। ठीक है, डिक्सटी टेक्सटाइल और गोकुल दास इंटीमेटवियर ने सुनील सेठी जी को अपने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएस पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, यूएस पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है जे अरुण कुमार को। जे अरुण कुमार को यूएस की पुरुष टीम राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। 45 वर्षीय अरुण कुमार कर्नाटक के पूर्व कप्तान हैं। वह अंतरिम कोच जेम्स पेमेंट की जगह लेंगे। ठीक है, जेम्स पेमेंट की जगह लेंगे। और जे अरुण कुमार जी जेम्स पेमेंट जिन्हें अक्टूबर 2019 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, उसके साथ ही उनकी जगह लेंगे। और उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी? ठीक है, वह राज्य है बॉम्बे हाईकोर्ट। बी आंसर सही है, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को ने शपथ ली है। और उसके साथ ही उन्होंने भूषण धर्माधिकारी की जगह लेंगे, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए हैं। उसकी जगह लेंगे दीपांकर दत्ता की जगह पे लेंगे। उसके साथ ही आगे का क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? उसके शपथ ग्रहण किया है सुरेश एन पटेल ने। ठीक है, भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था सीवीसी के सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है सुरेश एन पटेल जी को। ठीक, उसके साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ने संजय कोठारी को नियुक्त किया गया था। और उसके साथ ही शरद कुमार एक अन्य सतर्कता आयुक्त के रूप में उन्हें नियुक्त किया, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में अन्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति में सिफारिश पर होती है। इसका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है। और उसके साथ ही ये तो था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कतर में
भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है दीपक मित्तल को। बी आंसर सही है, दीपक मित्तल को कतर का अगले राजदूत नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से। उसके साथ ही हाल ही में जो पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन के अगले भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में टीएस तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया था। और वरिष्ठ राजनयिक नम्रता एस कुमार को स्लोवेनिया के भारत में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, जगदीप मजूमदार को ऑस्ट्रिया के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है श्रद्धांजलि की तरफ। हाल ही में लिवरपूल के पूर्व स्ट्राइकर माइकल रॉबिन्सन का निधन हो गया। वे किस देश से हैं? ठीक है, वे हैं इंग्लैंड से। लिवरपूल के पूर्व स्ट्राइकर माइकल रॉबिन्सन इंग्लैंड से हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और 1989 में सेवानिवृत्त होने के बाद वो स्पेन में बस गए थे, वहां की नागरिकता हासिल कर ली थी स्पेन से। ठीक है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन है। हाल ही में इरफान खान का कैंसर के चलते 54 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इरफान खान जी एक अभिनेता थे जिनका 54 साल की उम्र में कैंसर के चलते हुए निधन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था आज 30 अप्रैल के हमारे करंट अफेयर्स। अब चलो इसके साथ ही अब 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स के हम रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना लॉन्च किया है? ठीक है, जब जीवन अमृत योजना जिसे लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, जीवन अमृत योजना के तहत एक काढ़ा तैयार किया जा रहा है जिसमें चूर्ण का पैकेट दिया जा रहा है 50 ग्राम का, जिससे माध्यम से काढ़ा बनाया जा रहा है और लोगों को यह प्रोत्साहित किया जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए इस काढ़ा को इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए इस काढ़ा का सेवन करें। जीवन अमृत योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुष सुरक्षा क्लिनिक शुरू किया है? ठीक है, वह राज्य सरकार है केरल। केरल ने आयुष सुरक्षा क्लिनिक शुरू किया है। उसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, त्रिपुरा की अगरतला स्मार्ट सिटी मिशन के 3 पहिया मोबाइल वैन बनाया है, उसका क्या नाम है? ठीक है, तो 3 पहिया मोबाइल वैन बनाया, इसका नाम है कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क है। 3 पहिया मोबाइल ऐप का वैन का नाम है कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क। ठीक, उसके बाद आगे का क्वेश्चन, जहाज रानी मंत्रालय शिपिंग मंत्रालय ने मेजर स्पोर्ट्स में कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए की मुआवजा की घोषणा की है? ठीक है, उन्होंने 50 लाख रुपए की मुआवजा की घोषणा की है। कोरोना वायरस के चलते अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार वालों को, कर्मचारी के परिवार वालों को 50 लाख रुपए तक की मुआवजा देने की शिपिंग मंत्रालय द्वारा यह घोषणा की गई है। ठीक है, उसके बाद है ग्लोबल एजेंसी सिपरी के अनुसार हथियारों पर खर्च करने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? ठीक है, भारत है तीसरे स्थान पर, अमेरिका फर्स्ट है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर है भारत। ठीक है, उसके साथ ही IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के निदेशक मंडल ने कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति में नियोजित कैपेक्स को फंड करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए कितने करोड़ रुपए बढ़ाने की मंजूरी दी है? ठीक है, उन्होंने 2500 करोड़ रुपए बढ़ाने की मंजूरी दी है। ठीक है, इसके साथ ही आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन दूध का टैंकर की शुरुआत की है? ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे ने दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है, जो कि आंध्र प्रदेश से शुरू होकर दिल्ली में पहुंचाया जाएगा दूध मिल्क को। ठीक है, इसके बाद आगे है, ब्रिटेन में कोरोना से जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों के लिए कितने की बीमा योजना शुरुआत की गई है? ब्रिटेन में जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों के लिए 60,000 पाउंड के कर्मियों को देने की योजना, बीमा योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, 60,000 पाउंड की। इसके साथ ही कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत को कितने करोड़ का लोन दिया? ठीक है, भारत को उन्होंने लोन दिया है 12,000 करोड़ का। किसने? ADBI ने भारत को 12,000 करोड़ के लोन दिया है। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 12,000 करोड़ का लोन ADBI द्वारा भारत को दिया गया। हाल ही में किस देश ने बाउंस बैक ऋण योजना का अनावरण किया है? बाउंस बैक ऋण योजना का अनावरण यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया है। ठीक है,
उसके बाद है आगे का क्वेश्चन है, नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट में कितने साल पूरे किए हैं? नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप ना ऑर्बिट में 30 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल को कितने साल के लिए खेल के हर प्रारूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है? 3 साल के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल को 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसके बाद है, एयरटेल ने नोकिया के साथ 4G उपकरणों के लिए कितनी अरब डॉलर का समझौता किया है? तो उन्होंने 1 अरब डॉलर का समझौता किया है एयरटेल ने नोकिया के साथ। इसमें 1 अरब लगभग 7,600 करोड़ की समझौता किया है इन्होंने एयरटेल ने नोकिया के साथ। ठीक है। उसके बाद है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अमेरिकी दूत के रूप में नामित किया है? अमेरिकी दूत के रूप में मनीषा सिंह को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया है। उसके साथ ही आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व नासा प्रमुख जेम्स एम बैक्स का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। वे नासा के कौन से नंबर के प्रशासक थे? वे नासा के 6वें नंबर के प्रशासक थे जिनके हाल ही में निधन हो गया। ठीक है। उसके बाद ही हाल ही में जाने माने नाटककार और लेखक विजय मिश्रा का निधन हो गया। वे किस राज्य से थे? वे थे ओडिशा से, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। विजय कुमार जी के एक नाटककार और लेखक नाटककार थे जिनके ओडिशा से थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है। उसके बाद है, इरोज समूह के संस्थापक का क्या नाम है जिनके 94 साल की उम्र में निधन हो गया? ठीक है। जे.आर. सूद उनका नाम है। इरोज समूह के संस्थापक है जे.आर. सूद, जिनके 94 साल की उम्र में निधन हो गया। और इसके साथ ही दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जरीना हाशमी का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? न्यूयॉर्क की क्या नाम है? हाँ, जरीन हाशमी एक पेंटर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। वे 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 83 साल की उम्र में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आज का हमारा 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स और 29 अप्रैल के रीजंस के साथ हम आज के करंट अफेयर्स पे डिस्कस किए। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड डे, बाय।